अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का लेक्चर है वो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज। अच्छा, डिफरेंट तरह के इंटीग्रल्स आप लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, या फिर जब मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स आप पढ़ते हैं तो उसमें आप डिफरेंट तरह के इंटीग्रल्स आपके पास आते हैं, जिन इंटीग्रल्स को आप सॉल्व करते हैं उसके लिए आप कुछ जनरल टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उनमें फॉर एग्जांपल आपके पास है जिस तरह टेक्निक है एक कंटोर इंटीग्रेशन, फिर इस तरह आपके पास एक और टेक्निक है इन इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए, वो है कन्वर्जन टू बीटा एंड गामा फंक्शन। फिर एक थर्ड टेक्निक है जिसको हम कहते हैं सीरीज एक्सपेंशन विद टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। फिर इसके अलावा आपके पास इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि कंटोर इंटीग्रेशन के लिए, यानी किसी भी क्लोज कोई आपने ले लिया, कर्व ले लिया, जिस तरह अगर आपके पास ये क्लोज एक कर्व मैंने ले लिया तो इस पूरे कर्व को हम एक कंटोर का नाम देंगे। आगे जाके आप चल के एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे तो ये बात आपको मजीद क्लियर होगी। ठीक है, कंटोर इंटीग्रेशन के लिए आप यहाँ पर जो है एक बहुत ज़्यादा वर्सटाइल मेथड यूज़ करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा सिंप्लीफाइड मेथड है, और ये बहुत सारे जो आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर या क्वांटम मैकेनिकल स्कैटरिंग के अंदर या ग्रीन फंक्शंस फॉर वेव इक्वेशन, इन सारी चीज़ों के लिए जब आप पढ़ते हैं इंटीग्रेशन आपके पास आती है उस दौरान, तो उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आप जो मेथड मोस्टली यूज़ करते हैं वो आपके पास ये मेथड है जो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। रेजिड्यूज आपके पास क्या होते हैं कि आप सपोज कर लो कि आपके पास एफ ऑफ जेड जो है वो कोई भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, कोई भी सिंगल वैल्यूड आपके पास एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा था किसके अंदर, जब आपने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल वाला चैप्टर पढ़ा था अपने लास्ट कोर्स में। ठीक है, तो वहां पर आपने एनालिटिक फंक्शन को पढ़ा हुआ था। अच्छा, एनालिटिक फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ जेड, और सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। आपने कोई भी लेट कर लिया, कोई फंक्शन आपने एफ ऑफ जेड ले लिया, और ये एनालिटिक फंक्शन कहाँ पे है आपके पास, उस सर्कल के इनसाइड और उस सर्कल के ऊपर। ठीक है, यानी अगर आपने ये एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल के अंदर आपने कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफाइन करवा लिया। ठीक है, वो एफ ऑफ जेड आपके पास एनालिटिक फंक्शन है। कहाँ पे एनालिटिक है, इसके इनसाइड एनालिटिक है और इसके ऊपर एनालिटिक है। इसके बाहर अगर आप चले जाएंगे तो वो एनालिटिक फंक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा आप कहाँ पर आपने इसको नहीं लेना, z इज इक्वल टू ए पे, जिसको आप कहोगे कि इस सर्कल का सेंटर है। ठीक है, z इज इक्वल टू ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसके अलावा और इसके बाहर वाली सरफेस के अलावा बाकी हर जगह पे ये आपके पास क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। अब अगर आप एफ ऑफ जेड के लिए अगर लॉरेंट सीरीज देखें तो लॉरेंट सीरीज अबाउट जेड इज इक्वल्स टू ए आपके पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू समेशन एन वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए होल पावर एन। ठीक है, ये आपके पास है लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज भी आप लोगों ने चैप्टर के अंदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ी हुई होगी। ठीक है, तो अब देखो अगर इसको मैं एक्सपैंड करके लिख लूँ तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए जीरो इसके साथ आएगा z माइनस ए की होल पावर जीरो। z माइनस ए की होल पावर जीरो आपके पास 1 होता है, इसलिए उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। उसके बाद n की जगह पे आप 1 लगाएंगे, n 1 हो जाएगा, z माइनस ए की पावर 1 हो जाएगा। इसी तरह a टू z माइनस ए की होल पावर 2 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी वाली टर्म भी आएंगी, तो आपने n की जगह पे -1 -2 -3 अप टू सो ऑन ये सारी टर्म्स भी आपके पास आएंगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगी और उसके बाद ये वाली माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगी ये टर्म्स। तो इसमें ये जो कांस्टेंट्स आ रहे हैं आपके पास a1 a2 a3, इनको आप किस तरह से डिफाइन करा सकते हैं, ये कांस्टेंट आपके पास इक्वल होते हैं, इनको आप इन जनरल आप इसको an कह दें, और ये आपके पास इक्वल होता है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल c। इस कर्व c के अलोंग इंटीग्रल है आपके पास, इस कंटोर के अलोंग इंटीग्रल है एफ ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस ए होल पावर n प्लस 1 dz के बराबर होता है। और ये n की वैल्यू आपके पास होती है 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अगर इसका एक स्पेशल केस लें आप, स्पेशल केस में n इज इक्वल्स टू -1 लगा दें तो आपके पास a -1 किसके बराबर आएगा, 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस ए होल पावर n प्लस 1 है ना, तो -1 +1 करेंगे तो z माइनस ए की होल पावर 0 हो जाएगी। समथिंग पावर 0 आपके पास इक्वल होता है 1 के, तो आपके पास सिर्फ ये इंटीग्रल बचेगा एफ ऑफ z dz। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपके पास आप अगर आप यहाँ से एफ ऑफ जी डी जी की वैल्यू निकालें इस इंटीग्रल की, तो वो वैल्यू आपके पास क्या आती है, 2 पाई आयोटा
a माइनस वन। तो ये जो a माइनस वन है ये आपके पास होता है जिसको आप कहते हो रेजिड्यूज, ठीक है। तो ये बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द अबव इक्वेशन इन्वॉल्व ओनली द कोफिशिएंट a माइनस वन, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि सिर्फ एक कोफिशिएंट a माइनस वन बचा है जिसको आप कहोगे कि रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z है एट z इज इक्वल टू a। अच्छा, जब आपके पास z इज इक्वल्स टू a पे आपके पास कोई पोल हो ऑर्डर ऑफ m का, ठीक है। आगे पोल का भी चल के हम देखते हैं कि पोल किस तरह से आप निकालते हैं। अगर पोल आपके पास है ऑर्डर m का z इज इक्वल्स टू a पे, तो a माइनस वन की या रेजिड्यू की वैल्यू आप किस तरह से निकालेंगे। a माइनस वन को आप रेजिड्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। रेजिड्यू ऑफ f ऑफ c की वैल्यू आप किस तरह से निकालेंगे, 1/m माइनस वन होल फैक्टोरियल लिमिट z गोज टू a d का m माइनस वन d बाई डी जेड ऑफ m माइनस वन डेरिवेटिव, ठीक है। जितनी आपके पास इसका ऑर्डर होगा, यानी m ऑर्डर है अगर, तो m माइनस वन डेरिवेटिव होगा, और z माइनस ए की पावर m और साथ में f ऑफ z जो भी आपके पास फंक्शन होगा। ये चीज आपको, ये इसका जनरल रिलेशन है जो कि आपको जब आप एग्जाम्पल के अंदर सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद ये चीज क्लियर होगी कि ये किस तरह से आप इस रिलेशन को लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास z इज इक्वल टू ए पे z इज इक्वल टू ए पे आपके पास एक सिंपल पोल है, ठीक है। सिंपल पोल के लिए आपने फिर सिंपल उसके लिए रेजिड्यू कैसे निकालना है, लिमिट z गोज टू a z माइनस ए f ऑफ z, ठीक है। इस तरह से करके आपने निकालना है, उसमें फिर ये डेरिवेटिव वाली टर्म और ये वाली टर्म नहीं आएगी। अब देखो आपके पास एक एग्जांपल है कि रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z आपने निकालना है। f ऑफ z आपको गिवन है z स्क्वायर माइनस टू z डिवाइडेड बाय z प्लस वन होल स्क्वायर z स्क्वायर प्लस फोर एट ऑल पोल्स इन द फाइनाइट प्लेन। फाइनाइट प्लेन में इसके ऊपर जितने भी पोल्स बन रहे हैं उनके ऊपर आपने इसके रेजिड्यूज फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसके पोल निकालने हैं। पोल निकालने के लिए आप क्या करते हो कि इसके जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर में आपके पास जितनी भी टर्म्स होती हैं उसको आपने इक्वल टू जीरो लेना होता है, ठीक है। आप देखो आपने इक्वल टू जीरो लिया। इक्वल टू जीरो लेने का मतलब ये है कि ये टर्म भी आपके पास इक्वल टू जीरो होगी और ये टर्म भी इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है। दोनों टर्म्स आपके पास इक्वल टू जीरो हो जाएंगी। ये टर्म जब आपके पास इक्वल टू जीरो होगी तो इसका स्क्वायर है, इसका मतलब है z के आपके पास दो पोल आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इसके दो पोल आ रहे हैं, माइनस वन और माइनस वन, ठीक है। डबल पोल आ रहा है आपके पास, डबल पोल आ रहा है तो इसका मतलब है m की वैल्यू आपके पास क्या होगी, यहाँ पे टू होगी, ठीक है। यानी आपके पास डबल पोल है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, टू होगा। इस केस में देखो आपके पास ये जो अयोटा वाले पोल्स आ रहे हैं, मतलब ये यहाँ पर आएगा माइनस फोर, और इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस टू अयोटा आएगा। और ये दोनों पोल्स जो हैं वो आपके पास सिंपल पोल्स होते हैं। सिंपल पोल्स के लिए आपको ऑर्डर की जरूरत नहीं है इसके लिए रेजिड्यू निकालने के लिए, इसलिए हमने इसका ऑर्डर यहाँ पर मेंशन नहीं किया। अच्छा, अब सबसे पहले आप रेजिड्यू फाइंड करो किसके ऊपर, z इज इक्वल्स टू माइनस वन के ऊपर। तो आपने अभी इसका जनरल रिलेशन ये वाला पढ़ा था, 1/m माइनस वन फैक्टोरियल। m की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 है, तो यहाँ पर 2 माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। ये हो जाएगा d 2 माइनस वन ओवर डी जेड 2 माइनस वन, यानी d बाई डी जेड फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा, z माइनस ए की होल पावर 2 बनेगी और f ऑफ z आएगा। और a आपके पास यहाँ पर क्या आया, a आपके पास ये वो वैल्यू है जो आपने यहाँ पर निकाली है, ठीक है। z इज इक्वल टू माइनस वन या z इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, माइनस वन है। तो यहाँ पर देखो आपके पास क्या बना, 1/2 माइनस वन फैक्टोरियल, लिमिट z गोज टू a था ना वहां पे, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, माइनस वन लगा देंगे, d बाई डी जेड आएगा, और z माइनस a है तो z माइनस माइनस वन z प्लस वन बन जाएगा। उसका के ऊपर होल पावर m थी तो m आपके पास 2 है तो z प्लस वन का स्केयर बन जाएगा। उसके बाद f ऑफ z था, f ऑफ z की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, ये वैल्यू आपने f ऑफ z की लगा देनी है, ठीक है। जब आप f ऑफ z की वैल्यू लगाएंगे इसके बाद देखो आपके पास ये क्या हो रहा है, आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट करने के बाद आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, जेड स्केयर माइनस जेड ओवर जेड स्केयर प्लस फोर डी बाई डी जेड। उसका आपने इस तरह से क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने इसके अंदर लिमिट लगानी है। लिमिट लगाने के बाद आपके पास आंसर आएगा माइनस 14/25, ठीक है। इस पोल के ऊपर आपके पास जो है वो उसका आंसर आ गया माइनस 14/25। अब आपके पास जो सिंपल पोल है, सिंपल पोल के लिए आपने देखा था कि सिंपल पोल के लिए आपके पास जो डेफिनेशन थी वो आप किस तरह से आपने रेजिड्यूज निकाला था, आपने लिया था z माइनस ए, ठीक है। z माइनस ए था, ए की जगह पे आप क्या लगाएंगे, 2 आयोटा लगाएंगे, और साथ में आपके पास था एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी की आपने वही वैल्यू लगा देनी है। उसके बाद आप देखो कि जो z स्केयर प्लस फोर है इसको आप लिख सकते हैं z प्लस टू आयोटा z माइनस टू आयोटा, तो z माइनस टू आयोटा कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो टर्म्स बचेंगी उसके अंदर आपने लिमिट लगानी है, लिमिट लगा के इसको सॉल्व करना है। इसी तरह
आपने z इज इक्वल टू -2 आयोटा के लिए भी करना है, ठीक है। ये +2 आयोटा के लिए, -2 आयोटा के लिए जब आप करेंगे तो z +2 आयोटा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और -2 आयोटा वाली टर्म, ये वाली टर्म बाकी बचेगी, ठीक है। तो उसको भी आप सॉल्व करेंगे, इसको आगे मैंने मजीद सॉल्व नहीं किया हुआ, इसको आप सॉल्व करेंगे। इन दोनों की वैल्यूज आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करनी है कि z इज इक्वल टू -2 पे -2 आयोटा और z इज इक्वल टू +2 आयोटा पे आपके पास क्या क्या इसकी वैल्यूज आती हैं, ठीक है। इसको आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रेजिड्यूज थ्योरम है। If f of z is analytic inside and on a simple closed curve C except at finite number of points A, B, C inside C at which the residues are A minus 1, B minus 1, C minus 1 up to so on respectively, ठीक है। f of z आपके पास अगर कोई एक एनालिटिक फंक्शन है इनसाइड और ऑन अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, ठीक है। इनसाइड भी हो सकता है और उसके ऊपर भी हो सकता है, एक्सेप्ट एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। इसके आपने इसके कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को छोड़ देना है, जिस तरह ए बी एंड सी है अप टू सोन, और ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे उस कर्व उस सी के अंदर होंगे, ठीक है। जो जिनके के लिए आपके पास रेजिड्यूज की क्या वैल्यू आएंगी, ए -1, बी -1, सी -1 रिस्पेक्टिवली। तो आप क्या कर सकते हो कि आपके पास ये जो इंटीग्रल होगा एफ ऑफ जी का, वो आपके पास इक्वल आएगा 2 पाई एयोटा ए -1 प्लस बी -1 प्लस सी -1 प्लस अप टू सोन, जितने भी आप उसके अंदर लोगे, जितने भी आप पॉइंट्स उसके अंदर कंसीडर करोगे। दैट इज द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी अराउंड सी इज 2 पाई आयोटा टाइम्स द सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ एफ ऑफ जी एट ऑल द सिंगुलैरिटीज ऑफ एफ ऑफ जी। तो इसका मतलब है कि इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी अराउंड दिस क्लोज कर्व सी, वो आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, 2 पाई आयोटा टाइम्स सम ऑफ ऑल द रेजिड्यूज, ठीक है। जितने भी रेजिड्यूज उसके अंदर आ रहे हैं उन सारे रेजिड्यूज के सम और 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई उसको आपने करना है। इसका प्रूफ अगर आप देख लें, प्रूफ में आपने क्या किया कि आपने एक क्लोज कंटूर सी कंसीडर किया और उसके अंदर आपने छोटे छोटे सर्कल्स ले लिए C1, C2 एंड C3, ठीक है। C1, C2 एंड C3 के सेंटर्स आपके पास क्या है, A, B एंड C अप टू सॉन। इसके अलावा आपने जितने भी सर्कल लिए, सिर्फ यहाँ पर 3 शो किए हुए हैं, इसके अलावा आप बहुत सारे सर्कल्स ले सकते हैं। तो अब आपने यही किया था ना कि लास्ट वाली डेफिनेशन के अंदर भी आपने ये किया था कि आपने इसके अंदर के सारे पॉइंट्स लिए थे इसके सेंटर को छोड़ के, ठीक है। तो सेंटर के ऊपर जो था वो आपके पास आपने रेजिड्यूज की वैल्यू निकाली थी, तो C1 यानी अगर ये इंटीग्रल है आपके पास तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आपके पास किसके बराबर होगी, दिस इंटीग्रल एट C1, यही इंटीग्रल C2 पे, यही इंटीग्रल C3 पे, प्लस अप टू सोन जितने भी आप इसके अंदर सर्कल लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके लिए निकाल लेते हैं कि एस C1, C2 एंड C3 all lies inside C and f of z is analytic inside and on a simple closed curve C except at point A inside C1, then according to the Lorentz theorem के अकॉर्डिंग अब आपने सिर्फ ना इस पहले वाले इंटीग्रल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया, इसको का पॉइंट A जो था उसको छोड़ के आपने इसके इनसाइड इसके लिए लॉरेंट्स थ्योरम लगाएं। तो f of z आपके पास किसके बराबर होगा, n वेरीज फ्रॉम -infinity to infinity a n z minus a होल पावर n। ए एन आपने देखा था, आपने पीछे रिलेशन पढ़ा था कि किसके बराबर होता है, 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जी डिवाइड बाय जी माइनस ए होल पावर एन प्लस 1 डी जी, और एन की वैल्यू आपके पास होती है 0 प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3। That is f of z can be expanded into converging Lorentz series about z is equals to a for n is equal to 1, ठीक है। converging Lorentz series लेनी है यानी फाइनाइट आपके पास इसके आंसर आने चाहिए। तो अभी आपके पास आएगा 1/2 पाई आयोटा एफ ऑफ जी बचेगा, एन इज इक्वल्स टू -1 पे। ये वही काम है जो आपने लास्ट अभी पीछे किया है। तो a -1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 पाई आयोटा को आपने वहां पर मल्टीप्लाई करा दिया, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आपके पास आ गई 2 पाई आयोटा a -1। सिमिलरली आपने फॉर पॉइंट z इज इक्वल्स टू b इनसाइड द C2 आपने लेना है, और उसके लिए आप इस सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 2 पाई आयोटा b -1, और इसी तरह z इज इक्वल्स टू c इनसाइड C3 अगर आप लेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा 2 पाई आयोटा c -1, ठीक है। तो अब इन सारे इंटीग्रल्स की वैल्यू आपने जो ऊपर इक्वेशन ली थी उसके अंदर लगा देंगे, तो 2 पाई आयोटा a -1 प्लस 2 पाई आयोटा b -1 प्लस 2 पाई आयोटा c -1 प्लस अप टू सोन। तो 2 पाई आयोटा को आपने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, a -1 b -1 c -1 अप टू सोन। तो ये सारे आपके पास क्या थे, रेजिड्यूज थे, तो आप इनको लिख सकते हैं कि सम ऑफ रेजिड्यूज। तो यही प्रूफ आपने करना था कि जो आपके पास रेजिड्यूज थ्योरम है, सिंपली कनेक्टेड रीजन है, अगर आपके पास
किसी और फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलैरिटीज है वहाँ पे, तो आपके पास जो इस कंटोर के अबाउट इस एफ ऑफ जी का इंटीग्रल होगा वो आपके पास किसके इक्वल होगा, 2 पाई एयोटा टाइम्स सम ऑफ रेजिड्यूज के बराबर होगा। अब अगर आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, उनको उनकी एवेल्युएशन आपने किस तरह से करनी है। It is notable that in case of complex integration, a curve is generally known as the contour integration. ठीक है, जनरली complex integration के अंदर आपके पास जो कर्व आता है उसको आप कहते हैं contour integration। तो यहाँ पर हम कुछ जो है वो डिस्कस करेंगे कुछ टाइप के कंटूर इंटीग्रेशंस को। अगर आपके पास इंटीग्रल आ रहा है इस फॉर्म में, ठीक है, यानी फंक्शन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, आपके पास इस फॉर्म में इंटीग्रल आ रहा है, तो आप उसके लिए उसको सॉल्व किस तरह से करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए आप कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशंस के लिए आपने सबसे पहले वो केस कंसीडर करना है जिसमें आपके पास यूनिट सर्कल हो। यूनिट सर्कल आपके पास क्या होता है, जिसका रेडियस आपके पास 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो अब देखो इसके लिए आपने सबसे पहले जो है वो सपोज करना है कि मतलब आपने z को इक्वल लेना है e पावर आयोटा थीटा के इक्वल लेना है। dz जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, इसको इस इधर से आप dz निकालेंगे तो आएगा आयोटा e पावर आयोटा थीटा d थीटा, ठीक है। तो e पावर आयोटा थीटा को आप लिख सकते हैं z लिख सकते हैं, तो आयोटा z d थीटा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर d थीटा की वैल्यू निकालें तो वो आपके पास आएगी dz ओवर आयोटा z। कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 1/2 z प्लस 1/z। कैसे लिख सकते हैं आप, कॉस थीटा आपके पास बराबर होता है ई पावर आयोटा थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ई पावर आयोटा थीटा z है, ई पावर माइनस आयोटा थीटा 1/z है, और ये जो 1/2 है वो बाहर आ जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास साइन थीटा है तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1/2 आयोटा z माइनस 1/z। किस तरह से लिख सकते हैं आप, इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन थीटा आपके पास बराबर होता है ई पावर आयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस आयोटा थीटा ओवर 2 आयोटा। तो अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को आपने इंटीग्रल के अंदर यूज करना है और आपने केस क्या लेना है, यूनिट सर्कल का केस कंसीडर करना है, ठीक है। और आपने फाइंड करने एवेल्युएट करने हैं इंटीग्रल्स को। तो सबसे पहली एग्जांपल है आपके पास कि एवेल्युएट द इंटीग्रल 0 to 2 पाई डी थीटा ओवर a प्लस बी साइन थीटा फॉर a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और आपने साथ में मेंशन करना है कि आप कौन सा केस कंसीडर कर रहे हैं, यूनिट सर्कल का केस कंसीडर कर रहे हैं, जिसके लिए आपके पास z बराबर होता है ई पावर आयोटा थीटा के, dz बराबर होगा आयोटा ई पावर आयोटा थीटा d थीटा। यहाँ से आप डी थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जी निकाल लेंगे। साइन थीटा की वैल्यू अभी आपने पढ़ी इन टर्म्स ऑफ जी, वो ये है। सारी वैल्यूज लगाएं, a प्लस बी कॉन्स्टेंट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे। साइन थीटा की जगह पे आपने लगा दिया z माइनस 1/z डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, और डी थीटा की जगह पे आपने ये वैल्यू निकाली है डी जेड ओवर आयोटा z, वो लगा दें, ठीक है। इसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है। आपने इसमें से क्या करना है कि कॉमन लेंगे, सॉरी एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कर देने के बाद आपके पास ये चीज बचेगी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि आपके पास ये जो इंटीग्रल था, ये जो चीज बची, ये पूरी आपके पास क्या है, एफ ऑफ जी है। तो उसने इसको आपने एफ ऑफ जी लिख दिया, ठीक है। एफ ऑफ जी आपके पास इसके बराबर है। अब आपने एफ ऑफ जी में से पोल निकालने होते हैं कि आपने इस डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लेना होता है। जब आप डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लेंगे तो आप देखो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन टर्म्स ऑफ सी, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स ये आपके पास जेड स्क्वायर है, फिर ये आपके पास है जेड वाली टर्म है, और ये वाली आपके पास कांस्टेंट टर्म है। इसके साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, इसके साथ वाला ये पूरा कोफिशिएंट आपके पास बी हो जाएगा, और इसके साथ वाला जो कोफिशिएंट है ये खुद है जी सी हो जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने लगाना है वैल्यूज लगाएंगे इसके ऊपर। एक सेकंड मैं इसको शेयर कर लूँ आपके साथ। इसका एक पेज यहाँ से मिसिंग है। अच्छा, ये देखें। उसके बाद ना आपने क्या करना है, z की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। z के लिए आपने दो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ना, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास इस तरह से इसकी दो वैल्यूज आएंगी प्लस और माइनस की फॉर्म में। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता क्योंकि a और b की वैल्यूज आपको गिवन नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको
इसी तरह से लिख लिया है। तो Z1 की ये वैल्यू है, Z2 की ये वैल्यू है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ये कंडीशन गिवन है कि आपके पास जो A है वो ग्रेटर देन B है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये कंडीशन गिवन है कि A ग्रेटर देन B है आपके पास। तो A ग्रेटर देन B होने का मतलब ये है कि जब आप इसके अंदर वैल्यूज लगाओगे ना Z1 के अंदर, ठीक है, बेशक आप ये वैल्यू लगा के चेक कर ले, A की वैल्यू आप 2 रख लें, B की वैल्यू आप 1 रख लें। जब इसको आप सॉल्व करेंगे और इनका मैग्नीट्यूड आप लेंगे, ठीक है, जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो जो Z1 का जो मॉड आप लेंगे ना वो लेस देन 1 होगा। इन दोनों के आंसर आपके पास नेगेटिव आएंगे। जब भी आप कोई वैल्यू लगाएंगे इन दोनों के आंसर नेगेटिव आएंगे, लेकिन मॉड जब आप लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो Z1 लेस देन 1 आ रहा है, और आपको पता है कि आपने सर्कल यूनिट सर्कल लिया है, यानी उसके अंदर सिर्फ वही वैल्यूज आ सकती हैं जो 1 से लेस हो, या उसके ऊपर वो वैल्यू आ सकती है जो 1 के बराबर हो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप इसका सिर्फ वो वाला पोल कंसीडर करेंगे जो लेस देन 1 होगा। आपने इसका वो वाला पोल कंसीडर नहीं करना जो ग्रेटर देन 1 होगा। ये वाला जो पोल होगा आपके पास ये ग्रेटर देन 1 आएगा, इसलिए हम इस पोल को नहीं लेंगे। हमारे पास सिर्फ क्या आएगा, हमारे पास सिर्फ ये वाला पोल बचेगा, Z इज इक्वल टू Z1 वाला। इस पोल के ऊपर आपने क्या करना है, क्योंकि देखिए इस पोल के अंदर भी आपके पास एयोटा आ रहा है ना, एयोटा की टर्म्स आ रही हैं, तो आपने इसको क्या करना है, इसके ऊपर वो जो सिंपल पोल वाला रिलेशन है उसके जरिए से आपने इसके ऊपर रेजिड्यू फाइंड करना है। Z माइनस Z1 f ऑफ Z आ जाएगा। f ऑफ Z की जगह पे आपने इसकी वैल्यू लगा दी। 2 डिवाइडेड बाय आपके पास वो कॉम्प्लेक्स सी चीज थी ना, तो उसको आपने इसके ये जो दो पार्ट्स निकाले थे, दो आपने Z माइनस Z1 Z माइनस Z2 की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। Z माइनस Z1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, 2 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2, ठीक है। तो Z की जगह पे आप जब लिमिट लगाएंगे Z1 आ जाएगा, Z1 की वैल्यू लगाएं, Z2 की वैल्यू लगाएं, दोनों की वैल्यूज आपने निकाली हुई है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो B ओवर आयोटा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो उसके बाद आप देखो तो आपके पास जो टर्म बचेगी, अच्छा ये मेरी ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है? नो मैम। जो पहले वाली फाइल थी वो आपको नजर आ रही है? नो अच्छा मैम, अपने से नहीं आ रही। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब नजर आ रही है? यस मैम। यस। अच्छा ये देखें, उसके बाद आपके पास जो था वो जनरल जो रिलेशन था एफ ऑफ जी डी जी, वो आपके पास बराबर था 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज। तो सम ऑफ रेजिड्यूज में आपके पास सिर्फ एक ही रेजिड्यू आया था, उसकी वैल्यू क्या आई थी, बी डिवाइडेड बाय आयोटा अंडर रूट ए स्केयर माइनस बी स्केयर। आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, 2 पाई बी ओवर ए स्केयर माइनस बी स्केयर आपके पास बाकी बच गया, ठीक है। तो 0 टू 2 पाई डी थीटा ओवर ए प्लस बी साइन थीटा आपके पास। अब देखो जो बिल्कुल स्टार्ट में आपने इंटीग्रल लेके यहाँ पर एफ ऑफ जी कर दिया था, उसके साथ आपके पास ना 1 ओवर बी भी बच रहा था ये, ठीक है। अब आपने इस इंटीग्रल की वैल्यू निकाली है ना, आप इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे, इस इंटीग्रल की वैल्यू आपने यहाँ पर ये लगा दी। इस वैल्यू को लगाने के बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, b और b कैंसिल हो रहा है, तो 2 पाई ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास इस पूरे इंटीग्रल की ये वैल्यू आ गई बाय यूजिंग रेसिड्यूज थ्योरम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास के एवेलुएट 0 टू 2 पाई d थीटा ओवर a प्लस b कॉज ऑफ थीटा फॉर a ग्रेटर देन b, ठीक है। सेम यही काम आपने इस एग्जांपल में करना है, सिर्फ कॉस वहां पर साइन थीटा था, यहाँ पर कॉस थीटा है, ठीक है। z माइनस 1 ओवर जेड था वहां पे, यहाँ पे z प्लस 1 ओवर जेड है। तो इसको आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ये मैं फाइल भी शेयर कर दूंगी, इसमें सॉल्व हुआ है, लेकिन ये सेम इन्हीं स्टेप्स पे आपने इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपके पास वो है 0 टू 2 पाई डी थीटा ओवर 5 माइनस 3 साइन थीटा होल स्क्वायर। तो इसको आपने सॉल्व करना है इस इंटीग्रल को। इसके लिए भी आपने वही काम करना है कि यूनिट सर्कल का केस कंसीडर करना है, अपने साइन थीटा की वैल्यू ये लगानी है, उसके बाद ई पावर आयोटा थीटा डी जेड की वैल्यू, इसी तरह डी थीटा की वैल्यू निकाल के आपने इसको क्या करना है,
ये सारी वैल्यूज आपने इसके अंदर पुट करनी, इसको सिंप्लीफाई करना है, आपने एलसीएम लेना है। जो कुछ भी करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली जो अंदर टर्म बचेगी इसको आपने एफ ऑफ जी का नाम दे देना है। एफ ऑफ जी से आपने पोल्स फाइंड करने हैं, इसके डिनोमिनेटर को आपने इक्वल टू 0 लेना है। डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लेके आपके पास ये देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद दो पोल्स आए, एक 3 आयोटा आया और एक आयोटा ओवर 3 आया। Z1 एक को आपने Z1 का नाम दे दिया, एक को आपने Z2 का नाम दे दिया। Z1 जो है वो आपके पास क्लियर है कि वो इनसाइड द सर्कल लाई करेगा, क्योंकि अगर आप इसका मॉड लेंगे तो 1 ओवर Z जो है 1 ओवर 3 जो है वो लेस देन 1 होता है और 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। इसलिए आपके पास जो Z1 है वो उसका पोल आप लेंगे, Z2 वाले पोल को कंसीडर नहीं करेंगे। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर जस्ट आपने जनरल रिलेशन जो है उसके अंदर वैल्यूज लगानी है। वैल्यूज लगा देने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है वो लिमिट लगेगी। लिमिट लगने के बाद ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो कॉशी रेजिड्यूज थ्योरम है वो आपको क्या कहता है कि 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज के बराबर होता है ये पूरा इंटीग्रल। तो 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज में आपके पास रेजिड्यू की वैल्यू ये आ गई। इसको लगाएंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा 5 पाई बाई 32। ठीक है, ये सेम एक जैसे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ आ जाता है तो बाकी क्वेश्चन करना आपके लिए मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद है एवेलुएट डी थीटा ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको सेम आपने उन्हीं स्टेप्स पे करना है जिस तरह आपके पास ऊपर वाला क्वेश्चन था। फ्रॉम एग्जाम्पल 7.1। ठीक है, 7.1 जो एग्जाम्पल आपने अभी ऊपर देखी है उससे पहले अगर आप ये सॉल्व किया था आपने तो आपके पास ये 2 पाई ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आया था। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट से अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास देखो, डिफ्रेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्वायर बनाना है। ठीक है, इस इंटीग्रल का होल स्क्वायर बनाना है, इसलिए हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू ए डिफ्रेंशिएट किया। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास देखो यहाँ पर जो था वो बनेगा माइनस डी थीटा और ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और इस तरफ पे जो है इंटीग्रल आपके पास विद रिस्पेक्ट टू ए जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो वो आएगा 2 पाई, तो कांस्टेंट है वो बाय निकल जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन आप करेंगे -1/2 पावर बाहर आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर -3/2 बन जाएगी। -1/2 पावर जो है वो -3/2 हो जाएगी। और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव साथ में क्या आ जाएगा 2a। b विद रिस्पेक्ट टू a इज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है वो यहाँ पर एक माइनस साइन आ रहा है, क्योंकि आपको माइनस नहीं साइन नहीं चाहिए, बाकी सारा इंटीग्रल चाहिए, तो माइनस साइन को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर भी जो माइनस था, ये वाला जो माइनस था, ये दोनों माइनस एक दूसरे को खत्म करके प्लस हो जाएंगे। तो 2 पाई इंटू ए, एक 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 पाई ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल पावर 3/2। यही चीज आपको रिक्वायर्ड थी। देखिए, आपको पूरा इंटीग्रल सॉल्व नहीं करना पड़ा, आपने सिंगल पावर वाला इंटीग्रल सॉल्व किया हुआ था। उस इंटीग्रल को आपने बस यूज किया और विद रिस्पेक्ट टू ए उसे डिफरेंशिएट किया। बी के रिस्पेक्ट से क्यों डिफरेंशिएट नहीं किया, क्योंकि उसके साथ कॉस थीटा का फंक्शन भी आ रहा था, तो फिर उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए हमने एक रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट कर लिया ताकि हमारे पास जो इसकी पावर है वो 2 बन जाए। ठीक है, इसी तरह अगर a माइनस बी साइन थीटा या a प्लस बी साइन थीटा है, उसको भी आप सिमिलर वे में प्रूव कर सकते हैं और उसकी वैल्यू आपके पास ये आती है। ठीक है, इसको करके ट्राई जरूर कीजिएगा। फिर एग्जाम्पल नेक्स्ट है आपके पास के 0 to 2 पाई कॉस थीटा डी थीटा और 5 - 4 कॉस थीटा। ठीक है, इसमें भी आपने सेम यही काम करना है, आपने सब्स्टिट्यूशंस लगानी है। अब कॉस 3 थीटा है ना, कॉस 3 थीटा की वैल्यू आपके पास आएगी 1/2 ई जेड क्यूब प्लस 1/z क्यूब, क्योंकि आपके पास ई पावर 3 थीटा प्लस ई पावर माइनस आयोटा 3 थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है आपके पास ये 2 होता है। ठीक है, तो z क्यूब हो जाएगा और 1/z क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बस ये फर्क है। अगर जितनी भी यहाँ पर वैल्यू आ रही है उसके मुताबिक आपने z के ऊपर पावर लगा लेनी है। इसको भी आपने उसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपने इसको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद
सिंप्लीफाई करके एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू आएगी उसमें डिनोमिनेटर को आपने इक्वल टू 0 लेना है। डिनोमिनेटर को जब आप इक्वल टू 0 लेंगे तो आपके पास डिफरेंट पोल्स आएंगे, उन पोल्स में से आपने वो लेना है जो इस सर्कल के इन साइड लाई करेगा। ठीक है, अब देखो Z1 और Z2 इन साइड लाई करेंगे, लेकिन Z3 जो है वो 2 है, ग्रेटर देन 1 है, इसलिए वो आउटसाइड द सर्कल लाई करेगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है Z1, देखो Z1 इज द पोल ऑफ ऑर्डर 3। ये आपको कैसे पता चला कि पोल ऑफ ऑर्डर 3 है? क्योंकि Z के ऊपर जो पावर थी वो 3 थी। जब वो 3 पावर थी तो इसका मतलब है कि इसके Z1 की, ये जो Z1 की वैल्यू 0 आई है, ये 3 दफा 0 आई है और इसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास? 3 होगा। इसी तरह ये वाला जो है इसका ऑर्डर 1 होगा, इसका भी ऑर्डर 1 होगा। तो z इज इक्वल्स टू Z1 पे आपने फाइंड करना है, ऑर्डर 3 के साथ पोल निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा m माइनस 1 होता है ना, तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव आएगा, एफ ऑफ जेड की वैल्यू लगाएं, सिंप्लीफाई करें, इसके का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद आपने इसके अंदर लिमिट लगानी है, लिमिट लगा लेने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है, तो उसका आंसर 21/4 आएगा। इसी तरह सेकंड जो Z2 वाला पोल है उसके लिए भी आपने निकालनी है, उसके लिए आपके पास क्या आंसर आएगा, वो आपने आंसर जो है वो इस तरह से फाइंड कर लेने हैं लिमिट लगाने के बाद। उसके बाद कॉशी रेसिड्यूज थ्योरम आपको क्या कहता है कि इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू आपके पास इक्वल होती है 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेसिड्यूज। रेसिड्यूज जो आ रहे हैं उनका सम आपने लिखना है, सम करना है दोनों को। एक की वैल्यू 21/4 है, माइनस 65/12 आ गई, तो ये आपके पास आ गया इसका फाइनल आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताती हूँ, क्योंकि ये अभी मीटिंग एंड होने वाली है। यहाँ तक पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो।